हेलो गाइस। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। इस वक्त टिफिन टॉप के ऊंची चोटी पर सुकून और अरमान घुटनों के बल बैठकर एक दूसरे को लगातार चूम रहे थे। दोनों के आसपास सिर्फ पंछियों की आवाज थी और वह लोग जहां पर इस वक्त मौजूद थे वहां पर कोई और जा नहीं सकता था, क्योंकि अरमान के बॉडीगार्ड्स ने सारा इलाका घेर लिया था। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स को यहां से जाने के लिए कह दिया था। सब लोग पहाड़ी से नीचे उतर गए थे। टीचर ने सबकी तरफ देखकर कहा, सुकून कहाँ है? टीचर की बात सुनकर सब लोग सुकून को ढूंढने लगे, पर उन्हें सुकून कहीं दिखाई नहीं दी। दिव्या और आरजू काफी चिंता में आ गए थे, क्योंकि अरमान के जाने के बाद सुकून हमेशा डिस्टर्ब रहती थी, जिस वजह से सबको उसके लिए डर लगता था। और अब सुकून को इस तरह से गायब होता देख दिव्या और आरजू का दिल एक अलग ही डर से भर गया था। वो लोग वापस से ऊपर जाकर सुकून को एक बार ढूंढना चाहते थे, पर अरमान के बॉडीगार्ड्स किसी को भी ऊपर जाने नहीं दे रहे थे। दिव्या ने गुस्से से कहा, हमारी दोस्त ऊपर हैं, हमें जाने दो। आरजू ने भी गुस्से से कहा, हमें जाने दो, तुम जानते नहीं हम कौन हैं। उन बॉडीगार्ड्स ने गुस्से से कहा, आप लोग नहीं जानती कि हमारे सर कौन हैं? अगर आप में से कोई भी ऊपर गया तो जिंदा वापस नहीं आएगा। हमारे सर ने अभी के अभी यह एरिया खाली करने को कहा है। बॉडीगार्ड की बात सुनकर आरजू ने गुस्से से कहा, तुम्हारा सर कहीं का प्रेसिडेंट है? उस बॉडीगार्ड ने अकड़ के साथ कहा, प्रेसिडेंट भी हमारे सर का मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे सर चाहे तो पूरे कंट्री की जीडीपी हिला सकते हैं। बॉडीगार्ड की बातों में कॉन्फिडेंस महसूस करके आरजू और दिव्या हैरान हो गई, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर अगर कोई था तो वह अरमान, और अरमान के जाने के बाद अरमान किए और कंपनी और राठौड़ कॉरपोरेशन मिलाकर सबसे ज्यादा अमीर अगर कोई था तो वह था राठौर परिवार। और यह बॉडीगार्ड राठौर परिवार की बेटी को ही इस तरह की धमकी दे रहा है। देखो, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? मैं राठौर परिवार की बेटी आरजू राठौड़। अगर मेरे परिवार को पता चल गया कि तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया और तुम्हारे बॉस काम से गए। ये सुनकर कि यह लड़की कोई और नहीं उसके बॉस की बहन है, बॉडीगार्ड ने अपना लहजा नर्म करते हुए कहा कि मैडम, हम आपको ऊपर नहीं जाने दे सकते, वरना सर हमारी जान ले लेंगे। हम ऊपर देख कर आते हैं, अगर कोई दिखा तो हम आपको बता देंगे। बॉडीगार्ड की बात सुनकर दिव्या और आरजू ने आखिर में चैन की सांस ली। बॉडीगार्ड जानता था कि ऊपर जो लड़की है ये दोनों उसी को ढूंढ रहे हैं, पर वह थोड़ी देर बाद वापस आया। उसने कहा, ऊपर हमारे सर और उनकी गर्लफ्रेंड के अलावा कोई नहीं है। आरजू ने कहा, एक बार ठीक से देखिए, हमारी सुकून मिल नहीं रही, वह वहीं कहीं होगी। बॉडीगार्ड ने शांति भरे लहजे में कहा, मैडम, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो चलिए मेरे साथ। दिव्या और आरजू बॉडीगार्ड के साथ आगे बढ़े। उन्हें पहाड़ी की चोटी पर एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे को किस करते हुए दिखाई दिए। अरमान की तरफ थी, जिस वजह से उनका चेहरा नहीं देख पा रहे थे, पर उन्होंने इधर उधर घुमाकर देखा, उन्हें उन दोनों के अलावा कोई दिखाई नहीं दिया। दिव्या और दोनों ही सुकून को नहीं पहचान पाए। दोनों निराशा के साथ पलट कर वापस चली गई। दोनों के जाने के बाद बॉडीगार्ड ने चैन की सांस ली। दोनों वापस आए। सभी लोग सुकून को ढूंढने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे। आरव भी काफी परेशान नजर आ रहा था, वह भी सुकून को ढूंढने के लिए लगातार इधर उधर देख रहा था। मानव मल्होत्रा और शीला टीचर ने सभी बच्चों की तरफ देखकर कहा, हम सब लोग यहाँ के लोकल पुलिस से मदद लेते हैं, क्योंकि यह किडनैपिंग का भी मामला हो सकता है। सब लोगों को उनकी बात सही लगी। वही आरजू ने मन ही मन कहा, सुकून कहाँ हो तुम? दिव्या ने आरजू की तरफ देखकर कहा, हमें घर पर यह बात बता देनी चाहिए। आरजू ने कहा, थोड़ी देर तक हम खुद ढूंढते हैं। अगर हमने घर पर बता दिया तो सब लोग चिंता करने लग जाएंगे। पहले से ही सुकून की वजह से सब लोग परेशान रहते हैं, और अगर उन्हें ये पता चल गया कि सुकून कहीं मिल नहीं रही तो सब लोग वैसे भी और ज्यादा परेशान हो जाएगी। सब लोग सुकून को आसपास के इलाकों में ढूंढने लगे।
वहीं दूसरी तरफ पहाड़ी की चोटी पर अरमान काफी देर तक सुकून को किस करता रहा। जब उसे लगा कि सुकून अब सांस नहीं ले पा रही है, तब उसने अपने होठों को सुकून के होठों की गिरफ्त से आजाद किया। दोनों लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। सुकून का चेहरा अभी भी आंसुओं से भीगा हुआ था, पर अब उसकी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे। वही इतने दिनों बाद अपनी एंजल को इस तरह से काफी देर तक किस करने के बाद अरमान का दिल कर रहा था जैसे वह फिर से इन्हीं लबों को छूमे, पर सुकून के होठ सूज चुके थे, जो कि यह बात साफ साफ बयान कर रहे थे कि अरमान ने कितनी बुरी तरह से उसे किस किया है। सुकून अभी भी लंबी लंबी सांसें ले रही थी। अरमान ने उसे गले लगाकर कहो एंजल, मैंने तुम्हें काफी तकलीफ दी है, पर मेरी मजबूरी थी, तुम समझो ना। तुम इस तरह से अपने मिस्टर हैंडसम से कैसे रूठ सकती हो। अरमान की बात सुनकर सुकून ने दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, हम आपसे नाराज कैसे हो सकते हैं। सुकून की बात सुनकर अरमान के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। तभी सुकून ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर अरमान का चेहरा फिर से कठोर हो गया। सुकून ने कहा, आप तो द ग्रेट बिजनेस टाइकन अरमान राठौड़ हो, आपके सामने हमारी औकात ही क्या है। कुछ नहीं, हम कैसे आपको कुछ कह सकते हैं। अरमान ने उसकी बाजू को कस के दबाते हुए कहा, तुम क्यों बार बार मेरा नाम ले रही हो, मुझे तुम्हारे मुंह से मिस्टर हैंडसम सुनना है। सुकून ने सार्कास्टिक तरीके से कहा, पर हमने कहा ना, हमारे मिस्टर हैंडसम मर चुके हैं, वह भी 3 महीने पहले ही। अरमान ने गुस्से से कहा, एंजल तुम क्यों इस तरह से हरकत कर रही हो, तुम तो पहले ऐसी नहीं थी। सुकून ने अरमान के हाथों को अपने कंधों से झटकते हुए कहा, आपने हमें ऐसा बनने पर मजबूर किया है अरमान राठौड़। सुकून से उसकी मासूमियत आपने छीनी है। इतना कहकर सुकून उठकर खड़ी हो गई। वहीं सुकून की बात सुनकर अरमान को अपने दिल के 1000 टुकड़े होते हुए महसूस हो रहे थे। अरमान सुकून को हमेशा से स्ट्रांग बनाना चाहता था, पर वह इस तरह से कभी अपनी एंजल को, अपनी मासूमियत को खोता हुआ नहीं देखना चाहता था। आज अरमान का खुद से किया हुआ वादा टूट गया था। उसने खुद से वादा किया था कि वह कभी अपनी एंजल की मासूमियत उससे दूर नहीं होने देगा, पर आज सुकून खुद के मुंह से यह कह रही थी कि अरमान ने उसकी मासूमियत उससे छीनी है। सुकून की बात सुनकर अरमान भी अपनी जगह से घुटनों के बल से बैठा हुआ था। वह खड़ा हो गया। उसने सुकून की तरफ देखकर दर्द भरी आवाज में कहा, ऐसा मत कहो एंगल, चाहे मैं दुनिया के लिए कितनी ही हार्टलेस हूँ, पर तुम्हारे लिए मेरा दिल धड़कता है। एंजल, तुम इस तरह से मेरे साथ बात नहीं कर सकती। इतना कहकर अरमान ने धीरे से सुकून का हाथ पकड़ा। सुकून ने जोर से उसका हाथ झटकते हुए कहा, अरमान राठौड़, मुझे हाथ लगाने की हिम्मत भी मत कीजिए, क्योंकि अब मैं आपकी एंजल नहीं हूँ। आपकी एंजल 3 महीने पहले ही मर चुकी है। जब उसके मिस्टर हैंडसम मरे थे, तभी उनकी एंजल भी उनके साथ मर गई थी। अब यह आपके सामने खड़ी लड़की आपकी एंजल नहीं, सुकून कपूर है, और सुकून कपूर आपकी अल्लाह की तरह बेवकूफ नहीं है, जो कि आपकी केयर और आपके दिखावे को प्यार समझती थी। सुकून की बात सुनकर अरमान ने गुस्से से उसे कंधों से पकड़कर हिलाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्यार को दिखावा कहने की। मैंने बचपन से सिर्फ तुमसे प्यार किया है, और यह बात तुम भी जानती हो, तो फिर तुम मेरे प्यार को दिखावा कैसे कह सकती हो। सुकून ने भी उसकी आंखों में देखकर दर्द भरी आवाज में कहा, अगर प्यार था तो एक बार हमें बताकर जाते, हम आपको कभी नहीं रोकते, पर इस तरह से अपने मौत का नाटक करके आप हमें छोड़कर गए। सारे दुनिया की आंखों में धूल झोंका, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पर कम से कम हमसे तो सच कहते। अगर हम आपकी जिंदगी में इम्पोर्टेंट है तो हमारे बीच में क्यों पर्दा रखा। सुकून की बात सुनकर अरमान ने गहरी सांस लेकर उसके कंधों को झकझोरते हुए गहरी आवाज में कहा, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है एंजल, ये हजारों लोगों की जिंदगी का सवाल था। सुकून ने उसी तरह से कहा, तो हम कब मना कर रहे हैं, आप जाते, आपको
जहाँ जाना था, पर यह झूठा नाटक क्यों? बचपन से लेकर आज तक हमने अपनी कोई बात आपसे नहीं छुपाई, यहाँ तक कि हमारे फर्स्ट पीरियड भी हमने आपको बताए, पर आपने हमसे हजारों बार झूठ बोला। हमें पता है कि आप अपनी असली पहचान हमें नहीं बताना चाहते, मत बताइए, पर इस तरह से आपने हमारा विश्वास तोड़ा, हमें छोड़कर चले गए, और अब अचानक से इस तरह से हमारे सामने आकर आप हमसे यह एक्सपेक्ट करते हैं कि हम आपको माफ कर दें। इस बार हम आपको माफ नहीं करेंगे मिस्टर हैंडसम, नहीं करेंगे। सुकून की आवाज में दर्द और डिटर्मिनेशन झलक रही थी। अरमान ने सुकून की तरफ देखकर कहा, बहुत हो गया एंजल, अब ये सब बंद करो और चुपचाप मेरे साथ चलो। इतना कहकर अरमान ने सुकून का हाथ पकड़ा। सुकून ने गुस्से से उसका हाथ झटकते हुए कहा, हमने कहा ना, हम आपकी एंजल नहीं है जिस पर आप जब चाहे अपना हक जताते थे। हम सुकून कपूर हैं जिस पर आपका कोई हक नहीं है। अरमान का गुस्सा अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। अरमान ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, ये क्या लगा रखा है कि मैं आपकी एंजल नहीं हूँ? तुम मेरी एंजल हो और मैं तुम्हारा मिस्टर हैंडसम हूँ। समझ में आई बात? अब मुझे तुम्हारे मुंह से कोई बकवास नहीं सुननी। अरमान की तेज आवाज सुनकर भी सुकून नहीं डरी। उसने भी उसी तरह से चिल्लाते हुए कहा, बकवास में नहीं, बकवास आप कर रहे हैं मिस्टर अरमान राठौड़। आपको अपने ऊपर सारे हक एंजल ने दिए थे जो कि अपने मिस्टर हैंडसम के लिए थे, पर मिस्टर हैंडसम तो 3 महीने पहले ही मर चुके हैं, तो आप किस हक से मुझ पर अपना हक जता रहे हैं? और गुस्सा सिर्फ आपको नहीं आता, गुस्सा दूसरों को भी आता है। जिस तरह से 3 महीने तक मैं दिन रात रोती रही हूँ, उसका एहसास आपको कभी नहीं होगा। आपको सिर्फ एक काम आता है, मुझ पर गुस्सा करना, चिल्लाना, अपनी मर्जी थोपना। पर मेरी मर्जी का क्या? आपके लिए मैं एक खिलौना हूँ जिसके साथ आप खेलते थे। अब जब मन भर गया तो आपने मुझे कचरे के डब्बे में फेंक दिया। अरमान की आंखें अब सुकून की बात सुनकर गुस्से से लाल हो गई थी। अरमान ने सुकून को कस के पकड़कर अपने सीने से लगाते हुए कहा, बहुत सुन चुका हूँ तुम्हारी बातें, अब चुप, बिल्कुल चुप। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें हर वजह बताऊंगा तुमसे दूर जाने की, पर तुम ये सब कहना बंद करो, क्योंकि मुझे मेरी इनोसेंट और मासूम एंजल चाहिए। मुझे ये सुकून कपूर नहीं चाहिए। सुकून ने इस बार अरमान को खुद से दूर नहीं किया और उसके सीने से लगाकर ही रोते हुए कहा, हमने कहा ना, हम आपकी एंजल नहीं है। अब हम सुकून कपूर हैं जो इस तरह से किसी के आगे हार नहीं मानेगी। और अरमान राठौड़ आपके सामने तो बिल्कुल नहीं, आपने हमसे हमारे मिस्टर हैंडसम छीने हैं। आपने हमसे हमारी खुशियां छीनी हैं और आप चाहते हैं कि हम आपके साथ नॉर्मल रहकर बिहेव करें, तो यह नहीं हो सकता। अरमान राठौड़ बार बार अरमान सुनकर अब अरमान का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ चुका था। अरमान ने कहा, मैंने कहा ना, मुझे अरमान तुम्हारे मुंह से नहीं सुनना, तुम मुझे मिस्टर हैंडसम ही कहो। सुकून ने दर्द भरी आवाज में कहा, अगर इतनी ही चिंता थी हमारी, नहीं देखना चाहते थे हमारी यह हालत, तो क्यों छोड़कर गए थे? अरमान ने कसके अपनी आंखें बंद की और कहा, वह मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, पर बहुत जल्दी मैं तुम्हें बता दूंगा। सुकून ने अपनी आंसू भरी आंखों से अरमान को देखकर कहा, हम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है ना आपको? अरमान ने कहा, एंजल, बात भरोसे की नहीं है, बस इतना समझ लो कि मैं ये बात तुम्हें अभी नहीं बता सकता। सुकून ने अरमान की तरफ देखकर कहा, अब हमें आपकी मजबूरी जानना भी नहीं है, क्योंकि हमारे लिए सिर्फ इतना मैटर करता है कि आप हमें छोड़कर गए थे, क्यों गए थे, किस वजह से गए थे, हमें क्यों नहीं बताया? अब हमें इस सब से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब समय निकल चुका है और बीता हुआ वक्त वापस नहीं आता। अरमान राठौड़, ये तो आप जानते ही हैं ना, क्योंकि आप तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। आपका एक एक मिनट कीमती है, वरना आपको नुकसान हो जाएगा। आप क्यों मेरे वजह से अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? आपका करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। सुकून ने यह बात सार्कास्टिक तरीके से कही।
अरमान ने गहरी सांस ली और आगे बढ़कर झटके से सुकून को कंधों पर उठा लिया। वही अरमान के एक्शन के कारण सुकून ने गुस्से से उसके कंधे पर मुक्के मारते हुए कहा, हमने कहा हमें नीचे उतारिए, हमें आपके साथ कहीं नहीं जाना। सुकून लगातार अरमान के कंधों पर मार रही थी। वही अरमान बिना किसी एक्सप्रेशन के चुपचाप उसे कंधों पर उठाकर टिफिन टॉप से नीचे की तरफ जा रहा था। अब तक अरमान के बॉडीगार्ड से सब कुछ क्लियर कर दिया था। अरमान स्कूल को कंधों पर उठाकर लगातार नीचे की तरफ जा रहा था। सुकून अब उसे मारते मारते थक गई थी, इसलिए वह भी शांत होकर उसके कंधे पर लटक रही थी। कुछ देर बाद अरमान अपनी कार के सामने खड़ा था। ड्राइवर ने दरवाजा खोला। अरमान सुकून को लेकर अंदर बैठ गया। सुकून जैसे ही गाड़ी के अंदर गई, उसने अरमान को देखा और गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें यहाँ लाने की? आप होते कौन हैं हमारे साथ इस तरह की हरकत करने वाले? अब अरमान सुकून की बातें सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। उसने गुस्से से कहा, मेरे पेशेंस लेवल को टेस्ट मत करो एंजल, चुपचाप यहाँ पर बैठो, वरना अगर मेरा दिमाग खराब हुआ तो तुम बाद में पछताओगी। अरमान की बात का मतलब समझते हुए सुकून चुपचाप खिड़की की तरफ सरक कर बैठ गई। वह अरमान से दूर रख कर बैठी हुई थी। ये देखकर अरमान की आंखों में गुस्सा आ गया। उसने सुकून को कमर से पकड़कर खुद के करीब खींचा। सुकून ने गुस्से से अरमान के उस हाथ पर काट लिया, पर अरमान ने उसे नहीं छोड़ा। ये देखकर सुकून का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ गया। उसने और ज्यादा जोर से अरमान के हाथ पर काटा। सुकून के छोटे छोटे दांत अरमान के हाथ पर गिर गए। अरमान को थोड़ा दर्द हुआ, इसलिए उसने सुकून को छोड़ दिया। सुकून ने अरमान के हाथ की तरफ देखा जहां से खून निकल रहा था। ये देखकर उसे खुद ही बुरा लग रहा था। उसने मन ही मन कहा, इन्हें दर्द हो रहा होगा। फिर उसने खुद के ख्यालों को झटका और फिर से दूर सरक कर बैठ गई। अरमान ने फिर से उसे अपने करीब नहीं खींचा। ये देखकर कहीं ना कहीं सुकून को गुस्सा आया। उसने गुस्से से कहा, हमें मनाया भी नहीं, खड़ूस कहीं के। पूरी गाड़ी में शांति थी। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी उसी होटल के सामने आकर रुके। सुकून जल्दी से गाड़ी से उतरने को हुई थी। अरमान ने उसे कमर से पकड़कर खुद के करीब खींचा और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। अरमान ने एक सॉफ्ट किस की और सुकून से दूर होकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, किसी लड़के के करीब जाने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुकून ने भी गुस्से से कहा, और आप होते कौन हैं हमें ये सब कहने वाले? अरमान ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, मैं कौन हूँ और कौन नहीं ये बात तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। सुकून ने गुस्से से अरमान को धक्का दिया और चिल्लाते हुए कहा, स्टे अवे फ्रॉम मी अरमान राठौड़। इतना कहकर उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और दरवाजे को पटकते हुए बाहर निकल गई। जैसे ही सुकून होटल के अंदर आए, उसे रिसेप्शन पर ही मानव मल्होत्रा दिखाई दिया। सुकून को देखकर मानव ने चैन की सांस लेते हुए कहा, तुम कहाँ थी? हम तुम्हें पूरे शहर में ढूंढ रहे हैं। सुकून ने बहाना बनाते हुए कहा, मुझे नहीं पता, मैं कहीं खो गई थी। मुझे होटल का नाम याद था, इसलिए मैं यहाँ आ गई। वहीं अरमान ने अपने उस हाथ को देखा जिसे सुकून ने गुस्से से झटका था और उसने एक पंच गाड़ी के कांच पर मार दिया। कांच पर हल्की सी क्रैक आ गई। अरमान ने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एंजल मुझे खुद से दूर करने की? तुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, सुकून अरमान को इतनी जल्दी माफ नहीं करने वाली। मानव मल्होत्रा ने सुकून से कहा, सुकून तुम इस तरह की हरकत कैसे कर सकती हो? पिछले 3 घंटे से हम सब लोग तुम्हें लेकर कितने परेशान थे। हम सब लोग तुम्हें हर जगह पर ढूंढ रहे थे। सुकून ने अपना चेहरा नीचे झुकाकर धीरे से कहा, सॉरी सर, मुझे नहीं पता था। मैंने काफी कोशिश की पर मैं गुम गई थी और जिस जगह पर मैं थी वहां से मुझे यहाँ आने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था, इसलिए मुझे देर हो गई।
मानव मल्होत्रा ने खुद को शांत किया और कहा, ठीक है, तुम अंदर चली जाओ। अंदर दिव्या और आरजू बहुत परेशान है। सुकून ने सर हिलाया और अंदर चली गई। उसे वहां पर कुछ स्टूडेंट्स दिखाई दिए जो परेशान लग रहे थे। सुकून को देखकर सबकी आंखों में चमक आ गई। वही दिव्या और आरजू की आंखों में आंसू थे। वह दोनों इस वक्त आरव से बात कर रही थी क्योंकि आरव उनसे पूछ रहा था कि सुकून ने उन्हें कुछ बताया था या नहीं। आरजू ने अपने आंसू को पोंछते हुए कहा, उसने हमसे कुछ नहीं कहा। तभी दिव्या का ध्यान अंदर आ रही सुकून पर गया। सुकून को देखते ही दिव्या भागते हुए उसके पास जाकर खड़ी हो गई। उसने कसके सुकून को गले लगाया और रोते हुए कहा, तुम कहाँ चली गई थी? हम तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रहे थे। सुकून ने धीरे से दिव्या की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, वह हम गुम गए थे और हमें यहाँ का कुछ पता नहीं था, जिस वजह से हमें वापस आने में देर हो गई। हमें होटल का नाम याद था जिस वजह से हम आ गए। दिव्या धीरे से उसे अलग हुई। तभी वहां पर आरजू भी आ गई। आरजू ने कस के सुकून को गले लगाया और कहा, पागल है तू, ऐसे किसी को कुछ नहीं बताया और गायब हो गई। हम कितने परेशान थे। हमने तो ये भी सोच लिया था कि हम घर पर सबको बता देंगे ताकि तुझे ढूंढने में आसानी हो। सुकून ने प्यार से कहा, कोई बात नहीं, अब तो मैं आ गई हूँ ना। तभी वहां पर आरव भी आ गया और उसने चिंता करते हुए कहा, तुम कहाँ थी सुकून? हम सब लोग तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रहे थे। सुकून ने प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ सब लोगों को वही कह रही हूँ, मैं गुम गई थी। मुझे यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता। मैं टिफिन टॉप से उतरकर ऐसे ही इधर उधर घूम रही थी, पर बाद में मुझे तुम में से कोई दिखाई नहीं दिया। शायद जब तक मैं टिफिन टॉप पर वापस आए तुम सब लोग जा चुके थे। सुकून की बात सुनकर दिव्या ने कहा, कोई बात नहीं, तुम कमरे में जाकर फ्रेश हो जाओ, तुम काफी थक गई होगी। सुकून ने अपना सर हिलाया और सीधा थर्ड फ्लोर पर अपने प्रेसिडेंशियल कमरे में चली गई। कमरे में जाते ही सुकून ने दरवाजा बंद किया और बेड पर पेट के बल लेटकर जोर जोर से रोने लगी। उसे बार बार अरमान की याद आ रही थी। भले ही उसने अरमान से इतने ज्यादा कड़वे शब्द कहे थे, पर सुकून को ये सब कहते हुए कितना ज्यादा दर्द महसूस हुआ था, यह शायद अरमान नहीं जानता था। सुकून ने रोते हुए पीलो को पकड़ा और उस पर मुंह के मारते हुए कहा, क्यों गए थे हमें छोड़कर? अब हम आपको इतनी आसानी से माफ नहीं करेंगे। आपको हमें मनाना होगा, जैसे हर बार हम आपको मनाते हैं, जबकि हमारी गलती भी नहीं होती, पर इस बार आपकी गलती है, आपको हमें मनाना होगा। इतना कहकर सुकून बच्चों की तरह रोने लगी। काफी देर तक रोने के बाद उसने एक नजर खुद को आईने में देखा। खुद को देखकर ही उसे हैरानी हुई क्योंकि अब वह काफी बदल गई थी। 3 महीने की सुकून और इस सुकून में जमीन आसमान का फर्क था। 3 महीने पहले वाली सुकून के चेहरे पर हमेशा एक क्यूट सी मुस्कुराहट रहती थी क्योंकि उसके मिस्टर हमेशा उसके पास थे, पर यह सुकून पूरी तरह से टूटी हुई और हार्टलेस थी क्योंकि अब उसके पास उसके मिस्टर हैंडसम नहीं थे। उसके पास जो इंसान लौटकर आया था वह उसका मिस्टर हैंडसम नहीं बल्कि अरमान राठौड़ था। सुकून ने गुस्से से पिलो को पढ़ते हुए कहा, हमें हमारे मिस्टर हैंडसम अरमान राठौर नहीं चाहिए। इतना कहकर वह गुस्से से इधर उधर पिलो को फेंकने लगी। काफी देर तक चद्दर पिलो कुशन को फाड़ने के बाद जब सुकून का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तब वह उठकर बाथरूम में चली गई। उसने शावर ऑन किया और उसके नीचे खड़ी होकर आंख बंद करके अरमान को याद करने लगी। उसकी आंखों के सामने बार बार अरमान और उसकी किस याद आ रही थी। उसने धीरे से अपने होठों पर हाथ रखते हुए कहा, क्यों चले गए थे मिस्टर हैंडसम? सब कुछ कितना अच्छा था, सब कुछ आपने सब खराब कर दिया। सुकून ने दर्द भरी आवाज में कहा। तभी शावर के नीचे अचानक से किसी ने उसे कमर से पकड़ लिया। सुकून ने झटके से अपनी आंखें खोली तो उसके सामने अरमान खड़ा था। अरमान को देखकर सुकून ने चिल्लाते हुए कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं मिस्टर अरमान राठौड़? अरमान ने उसके हाथों को कस के पकड़ा और उसके मुंह पर अपना एक हाथ रखते हुए शांत आवाज में कहा, अरमान राठौर नहीं मिस्टर हैंडसम। सुकून ने गुस्से से कहा, हमने कहा ना आप हमारे मिस्टर हैंडसम नहीं, आप बिजनेस टायकून अरमान राठौड़ है। अरमान
ने सुकून के बालों को कस के पकड़ा और उसका चेहरा ऊपर उठाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराते हुए कहा, अरमान राठौड़ भी सुकून का है और मिस्टर हैंडसम भी सुकून का ही है। सुकून ने अपना मुंह फेर लिया। ये देखकर अरमान ने धीरे से उसके गाल पर अपने होंठ फेराना शुरू कर दिया। शावर नीचे अरमान और सुकून एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे। सुकून अरमान को खुद से दूर धकेलने की कोशिश कर रही थी, पर हटकट्टे अरमान के सामने सुकून क्या करती ऐसा नहीं थी। अरमान के सामने वह कुछ भी नहीं थी। इस वक्त अरमान ने सुकून के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से ब्लॉक किया हुआ था और एक हाथ से सुकून को कमर से पकड़कर खुद के करीब सटा दिया। अरमान अपने होंठ सुकून के पूरे चेहरे पर फिरा रहा था। दोनों के शरीर पर शावर से ठंडा पानी गिर रहा था, पर दोनों का शरीर जैसे गर्म भट्टी की तरह तप रहा था। अरमान ने धीरे से सुकून की गर्दन पर बाइट करते हुए कहा, तुम्हारी नाराजगी सह सकता हूँ एंजल, पर तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दे सकता, क्योंकि तुम मेरी हो। आज से नहीं बल्कि बचपन से, जब से चाहा है तुम्हें ही चाहा है। इतना कहते हुए अरमान उसके पूरे गाल कान गर्दन पर अपने होंठ फिरा रहा था। सुकून की बॉडी हल्की हल्की कांप रही थी, पर उसके दिल में अरमान के शब्द सुनकर सुकून मिल रहा था, पर वह अरमान को इतनी आसानी से माफ नहीं करने वाली थी। अरमान ने धीरे से उसके गाल पर काटते हुए, तुम्हारे ये चेरी जैसे फूले हुए गाल मेरा दिल करता है इन्हें कच्चा खा जाओ। इतना कहकर अरमान ने फिर से वहां पर काट लिया। सुकून के मुंह से हल्की आह निकल गई, जिसे सुनकर अरमान और अग्रेसिव होकर सुकून के दूसरे गाल गर्दन गले पर अपने होंठ फिराने लगा। सुकून अपने दांतों से निचले होंठ को काट रही थी। उसकी बॉडी में सिहरन पैदा हो रही थी, जिसे अरमान भी महसूस कर सकता था। अरमान ने धीरे से सुकून को पलटा। अब सुकून का चेहरा दीवार की तरफ था और अरमान की तरफ सुकून की पीठ। अरमान ने धीरे से सुकून के टॉप को नीचे सरकाया और उसके कंधों पर किस करने लगा। सुकून ना चाहते हुए भी अरमान को रेजिस्ट नहीं कर पा रही थी। सुकून को अरमान की करीबी सुकून पहुंचा रही थी। अरमान ने धीरे से उसके कंधों पर काटते हुए मदहोशी भरी आवाज में उसके कान में कहा, आई नो एंजल कि मेरी वजह से तुम्हारी आंखों से हर रोज आंसू बहे हैं, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ बहुत जल्द तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। बस कुछ दिनों की बात है एंजल। सुकून ने अरमान की बात सुनकर धीरे से कहा, हमें आपकी कोई बात नहीं सुननी, हम होते ही कौन हैं आपसे कुछ पूछने वाले। अरमान ने उसे अपनी तरफ पलटा और उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसे रूडली किस करने लगा। सुकून ने अरमान को खुद से दूर करने की कोशिश नहीं की, बल्कि वह भी अरमान को रूडली किस करने लगी। दोनों एक दूसरे के होठों को चबा रहे थे। काफी देर तक दोनों एक दूसरे को इसी तरह से वाइल्ड थ्रोइंग किसेस चुंबन का चिन्ह करते रहे। जब दोनों को लगा कि अब वह सांस नहीं ले पा रहे हैं, तब उन्होंने एक दूसरे को छोड़ा। दोनों ही लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। अरमान ने अपना माथा सुकून के माथे से जोड़ते हुए कहा, आगे से कभी मत कहना कि तुम कौन होती हो। तुम मेरी जिंदगी हो, मेरे जीने की वजह सिर्फ तुम हो। तुम्हारे अलावा मैंने किसी को ये हक नहीं दिया कि वह अरमान राठौड़ से नाराज हो सके। सुकून ने कुछ नहीं कहा और अरमान को दूर भी नहीं किया। अरमान ने धीरे से सुकून को गोद में उठाया और कमरे में आ गया। सुकून अरमान को लगातार बिना पलके झपकाए उसे देख रही थी। चाहे वह अरमान से कितनी ही नाराज क्यों ना हो जाए, पर उसके लिए अरमान दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इंसान था। अरमान ने धीरे से सुकून को बेड पर बिठाया और क्लोजेट में जाकर उसके कपड़े लेकर आया। सुकून अभी भी चुपचाप बेड पर बैठी हुई थी। अरमान ने धीरे धीरे उसकी बॉडी से कपड़े अलग करना शुरू कर दिया। सुकून अभी भी चुपचाप बैठी हुई थी। अरमान ने धीरे से करके उसके सारे कपड़े निकाल दिए और उसे एक कार्टून की टी शर्ट और शॉर्ट पहना दिए। सुकून ब्लैंक होकर अरमान को देख रही थी। आज उसे फिर से पहले वाले दिन याद आ रहे थे, जब अरमान उसकी इसी तरह से केयर करता था। सुकून पिछले 3 महीने से इसी केयर अपनेपन को महसूस कर रही थी। उसकी आंखों से धीरे धीरे आंसू गिरने
लगे अरमान ने अपने होंठ उसकी आंखों पर रखे और उसके आंसुओं को अपने होठों से पीते हुए कहा, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं, मुझे खुशी की चमक चाहिए। एंजल, अब तुम्हारे मिस्टर हैंडसम वादा करते हैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, चाहे कितनी ही इम्पोर्टेंट बात या फिर इतना ही इम्पोर्टेंट काम क्यों ना हो, और अगर जाऊंगा तो तुम्हें बताकर जाऊंगा, पर अब ये नाराजगी छोड़ो। एंजल सुकून ने कुछ नहीं कहा और अरमान को खुद से दूर धकेलकर बेड पर सिकुड़ कर लेट गई। उसकी आंखों से अभी भी आंसू गिर रहे थे। सुकून को इस तरह से सिकुड़ कर सोता देख अरमान के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। अरमान भी आकर सुकून के बगल में लेट गया। उसने सुकून को कमर से पकड़कर खुद के करीब खींचा और उसके कानों में मदहोशी भरी आवाज ने कहा, क्या तुम सच में मुझसे गुस्सा हो? एंजल सुकून ने कुछ नहीं कहा और अरमान को धक्का देने की कोशिश करने लगी, पर अरमान की पकड़ उसकी कमर पर और ज्यादा टाइट हो गई। अरमान ने उसके गालों को चूमते हुए कहा, तुम गुस्से में और ज्यादा क्यूट लगती हो। इतना कहकर उसने धीरे से सुकून को अपनी तरफ पलटा। सुकून का छोटा सा चेहरा रोने की वजह से टमाटर की तरह लाल हो गया था और वह अभी भी धीरे धीरे सिसक रही थी। अरमान ने प्यार से उसके आंसू पोंछते हुए कहा, आई एम सॉरी एंजल, पर प्लीज अब तुम इस तरह से अपनी इन खूबसूरत आंखों में आंसू मत आने दो। तुम्हारी आंखों में मुझे आंसू बिल्कुल पसंद नहीं। सुकून ने धीरे से कहा, इसकी वजह आप हैं मिस्टर हैंडसम। अरमान ने झुककर उसकी आंखों पर फिर से किस करते हुए कहा, पर अब इन आंखों में मैं अपनी वजह से सिर्फ खुशी देखना चाहता हूँ, आंसू नहीं। इतना कहकर अरमान धीरे धीरे उसकी आंखों से होते हुए उसके पूरे चेहरे पर अपने होंठ फिराने लगा। इस वक्त सुकून बड़े से किंग साइज बेड पर छोटी सी गुड़िया की तरह लेटी हुई थी और अरमान उसके ऊपर उसे लगातार चूम रहा था। अरमान ने सुकून के दोनों हाथों को उसके सर के ऊपर एक हाथ से पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से अरमान उसकी कमर को सहला रहा था। अरमान इस वक्त सुकून के गले पर लगातार किस और लिक कर रहा था। सुकून हल्की हल्की आहें भरी थी। अरमान काफी सॉफ्ट होकर उसे किस कर रहा था। सुकून ने धीरे से कहा, हम आपसे गुस्सा है, जाइए यहाँ से। अरमान ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर सुकून की तरफ देखा, जिसकी आंखों में ऐसे वक्त मदहोशी छाई हुई थी। भले ही वह जबान से अरमान को दूर रहने के लिए कह रही थी, पर सुकून की बॉडी अरमान को अपने करीब महसूस करना चाहती थी। अरमान ने धीरे से उसके गाल पर किस करते हुए कहा, ओ रियली एंजल, पर तुम्हारी बॉडी तो कुछ और ही कह रही है। सुकून ने कहा, हमने कहा ना जाइए यहाँ से। अरमान ने उसकी टी शर्ट के अंदर हाथ डालकर उसके फ्लैट टमी पर फेरते हुए कहा, सच में? सुकून की सांसें गले में अटक गई। अरमान उसे धीरे धीरे वहां पर गुदगुदी कर रहा था। उनकी आंखों में हल्के आंसू थे, पर वह धीरे धीरे हंस रही थी। उसकी खिलखिलाहट पूरे कमरे में गूंज रही थी। अरमान आज काफी टाइम बाद अपनी एंजल को इस तरह से हंसते हुए देख रहा था। काफी टाइम बाद जब अरमान ने गुदगुदी करना बंद नहीं किया, तब सुकून आंसू भरी आंखों के साथ अरमान को देखते हुए, करो दर्द हो रहा है पेट में? धीरे से अरमान ने उसे गुदगुदी करना बंद कर दिया और फिर से अपने होंठ उसके होठों पर रख कर किस करने लगा। सुकून के बालों में अपने हाथ घुमा रही थी। दोनों एक दूसरे को लगातार चूम रहे थे। दोनों की प्यार की खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। अरमान एक हाथ से सुकून की कमर को सहला रहा था। काफी देर बाद जब अरमान को लगाकर अब सुकून सांस नहीं ले पा रही है, तब उसने सुकून के होठों को अपने होठों की तरफ से आजाद किया। अरमान के छोड़ते ही सुकून लंबी लंबी सांसें लेने लगी। अरमान ने अपने निचले होंठ को काटते हुए कहा, लेट मी लव यू एंजल। इतना कहकर अरमान ने सुकून की टी शर्ट के अंदर हाथ डाला और उसकी पूरी बॉडी को सहलाने लगा। कुछ देर बाद सुकून और अरमान के कपड़े बेड के नीचे पड़े हुए थे और अरमान सुकून को लगातार चूम रहा था। सुकून भी लंबी लंबी सांसें ले रही थी। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हुआ और अरमान सुकून के बगल में आकर लेट गया। सुकून थकान के मारे सो गई थी। अरमान ने धीरे से सुकून को चादर से कवर किया और अपनी बाहों में भरकर सीलिंग को घूरते हुए कुछ सोचने लगा। उसकी आंखों के सामने 3 महीने पहले का वही दिन आ गया जब उसने अपनी एंजल को छोड़कर जाने का डिसीजन लिया था। 3 महीने पहले
डेविडसन के हाथों में इस वक्त अरमान ने दी हुई गन थी और अरमान मुस्कुराते हुए डेविडसन को देख रहा था। डेविडसन ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, एक दिन तुम्हारी यही बेवकूफ़ी तुम्हें फंस आएगी अरमान राठौड़। अरमान में शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा। अरमान राठौड़ कभी कुछ बिना सोचे समझे नहीं करता। अरमान की बात सुनकर डेविडसन के चेहरे पर भी खतरनाक स्माइल आ गई। उसने कहा, सच कहा तुमने, पर अब मैं पहले वाला केविन नहीं हूँ।